नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 जो कि है विविधता में एकता। आज के इस भाग के एक के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या 1.4 अरब होने के बावजूद भी इस देश में विविधता में एकता मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो प्राचीन समय से लेकर आज तक हम ये कह सकते हैं कि भारत जो कि विविधता में एक समृद्ध देश है। अब विविधता को हम कैसे समझेंगे बच्चों? भारत में अगर आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले या फिर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े, सभी राज्यों के अंदर या फिर सभी समुदायों के अंदर हमें अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा और अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो भी भारत के अंदर भूदृश्य बदलते रहते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र को कि कैसे भारत के अंदर बदलते हुए भूदृश्य दिखते हैं। अब अगर हम जम्मू कश्मीर या फिर उत्तरी भाग की बात करें भारत की, तो वहाँ पर है महान हिमालय पर्वत की चोटियाँ। फिर अगर हम पूर्व की ओर आए तो यहाँ पर भी हिमालय की चोटियाँ काफ़ी तक एक्सटेंड होती है या फिर हिमालय की चोटियाँ हमें दिखाई देती है। और अगर हम पश्चिम में जाएं तो वहाँ हमें क्या दिखता है? रेगिस्तान। तो पश्चिम का जो हमारा सहारा रेगिस्तान है उसकी भी अगर हम बात करें या फिर गंगा के मैदान की बात करें। फिर अगर हम पठार पे आए तो हमारे मध्य भारत के अंदर भी मालवा पठार है, छोटा नागपुर पठार जो कि उत्तर पूर्वी भाग के अंदर है। तो इसी प्रकार से भारत के भूदृश्य बदलते रहते हैं। ठीक वहीं दक्षिण में हमें शिवालिक और नीलगिरी की चोटियां दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत जो कि एक महान देश है, इसके बदलते भूदृश्य हैं। समझ गए आप? बदलते भूदृश्य का ये मतलब है बच्चों कि वो भूदृश्य का हम ये नहीं बोल रहे कि वो बदलते रहते हैं, पर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हमें हर स्थान पे लगभग नए भूदृश्य मिलते हैं। तो देश की चारों दिशाओं की अगर हम बात करें तो चारों दिशाओं के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के भूदृश्य देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि किस प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े और विभिन्न भोजन करते हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, सांस्कृतिक वेशभूषा है और सबका खान पान भी अलग है। लेकिन बच्चों, सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर एकता मौजूद है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत विविधता में एकता के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे समुदाय, कई सारे धर्म और कई सारे अलग अलग लोग, जैसे कि आदिवासी लोग हो गए और आम जनता हो गई। तो इतनी विविधता के बावजूद भी एकता कैसे मौजूद है, ये तो हम अगर हिस्ट्री में पढ़ें, इतिहास में पढ़ें तो भी हमें समझ आ जाएगा। लेकिन लोगों का इतना एकजुट होकर रहना हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। आगे हम पढ़ें तो विभिन्न भाषाएं और लिपियां। हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। शुरू करते हैं मातृभाषा से जो कि है हिंदी, और हमारे देश में वेस्टर्न लैंग्वेजेस जो पाश्चात्य भाषा है जैसे कि अंग्रेजी, वो भी बोली जाती है। और तो और हमारे देश के हर स्टेट की, हर राज्य की अपनी एक भाषा है, जैसे कि गुजराती हो गई, कन्नड़ा, तेलुगु एटसेट्रा। तो ये सारी भाषाएं जो है वो राज्य में तो एक भाषा है ही, लेकिन हर समुदाय की, हर जिले में भी आप जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की बोली नजर आएगी या फिर सुनने को मिलेगी। फिर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और परंपराएं। हमारे भारत के अंदर कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक ही त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो भारत में होली, दिवाली, मकर संक्रांति आदि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। और साउथ में देखें या फिर उत्तर में देखें, कहीं किसी भी दिशा में आप देख लीजिए, बहुत सारे त्योहार है, जिसका अर्थ हुआ कि विविधता बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारा देश कई ऐसे त्योहार है जो एक ही समय पर मनाता है, जिससे हमें हमारे देश में एकता दिखाई देती है। तो अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें बच्चों, तो आज लगभग भारत के अंदर 4 अरब निवासी माने जाते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरा, हमारा भारत विश्व भर में दूसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। फिर दुनिया की आबादी का लगभग 18% जनसंख्या जो है वो भारत के अंदर रहती है।
इसीलिए विविधता होना भारत के अंदर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है फिर भी विविधता इसमें मौजूद है और विविधता में एकता भी है। भारत के लोक परियोजना, ये परियोजना एक विशाल सर्वेक्षण था, 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। याद रखिएगा, भारत के लोक परियोजना जो कि 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, जिसके अंदर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संचालित, जो कि कौन है ये विज्ञानी, ये है के.एस. सिंह, इनके द्वारा निर्देशित देश के सभी राज्यों में लगभग 4635 समुदाय का सर्वेक्षण किया गया। आप देख सकते हैं इतने सारे समुदाय, 4635 समुदाय होना बहुत बड़ी बात होती है। तो के.एस. सिंह ने क्या किया, इतने सारे समुदायों का सर्वेक्षण किया। फिर उन्होंने इस सर्वेक्षण से क्या ज्ञात किया बच्चों, कि हमारे देश के अंदर या फिर 4635 समुदायों के अंदर लगभग 25 लिपियों का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसका उपयोग करने वाली 325 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, लिपियां 25 है और भाषाएं कितनी है, 325। तो उन्होंने ये गणना की कि हमारे भारत के अंदर लगभग 4635 समुदायों के अंदर 25 लिपियों का प्रयोग होता है और इन लिपियों से 335 भाषाओं की गणना की गई। फिर इस सर्वेक्षण में और भी कई सारी चीजें पाई गई, जैसे कि अपने जन्म स्थान के निकट या फिर अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण कई सारे भारतीयों को प्रवासी भी बोला जाता है। अर्थात जहां पर जिनका जन्म हुआ है वो वहां से कहीं और चले गए, चाहे भारत के अंदर ही उन्होंने कहीं और मूव किया हो, शिफ्ट किया हो, तो भी वो प्रवासी ही कहलाते हैं। और भारत विविधता में एकता कैसे प्रस्तुत करता है, अब तक तो हमें समझ आ ही गया होगा कि कितनी विविधता है, फिर भी हमारे देश के अंदर हमें एकता देखने को मिलती है। तो अनेकता में एकता या फिर एक में अनेक, इसे हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों के माध्यम से भी देख सकते हैं। कौन कौन से आयाम, जैसे हमने अभी बात की थी कि भूदृश्य भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, भाषाएं अलग अलग दिखाई देती है, परंपरा, रीति रिवाज, तौर तरीके ये भी अलग दिखाई देते हैं, त्योहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं, और तो और लोगों का खान पान, पहनावा सब अलग अलग है सारे राज्यों के अंदर या फिर सभी समुदायों के अंदर। फिर सभी के लिए जो भारत में भोजन है वो भी विविधता से भरपूर है। तो भारत में हजारों प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। जैसे कि हम उत्तर से दक्षिण में जाएं या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, हमें हर जगह पर एक नई पकवान और व्यंजन के प्रकार देखने को मिलेंगे। वो भी एक ही राज्य में कई प्रकार के व्यंजन और पकवान हम देख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा 56 भोग की थाली। तो ये जो 56 भोग होते हैं वो कई प्रकार के व्यंजन या फिर पकवान होते हैं जो भगवान को सर्व किए जाते हैं या फिर लोगों को सर्व किए जाते हैं। तो ये सारी विविधता अगर हम भोजन के अंदर देखें तो नॉर्थ इंडिया में, अपने उत्तर भारत में हम रोटी, सब्जी, चावल आदि खाते हैं। वहीं बंगाल, बिहार की ओर जाएं तो वहां पर चावल, लिट्टी चोखा। राजस्थान के अंदर हमें दाल बाटी चूरमा। साउथ के अंदर जाएं तो हमें इडली, डोसा, सांभर आदि पकवान और व्यंजन देखने को या फिर खाने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई भोजन की विविधता कि किस प्रकार से भारत में इतनी विविधता है भोजन के मामले में, कितने प्रकार के व्यंजन हैं, कितने प्रकार के पकवान हैं। अब अगर खाद्यान्न की बात करें या फिर फसलों की हम बात करें बच्चों, तो भारत के हर हिस्से के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की खाद्यान्न या फिर अनाज की फसल देखने को मिलेगी। तो अनाज की अगर हम बात करें तो मुख्यतः भारत के अंदर चावल, जौ और गेहूं का प्रयोग होता है। चाहे आप उत्तर भारत ले लीजिए, पूर्वी भारत ले लीजिए, या फिर साउथ इंडिया हमारा दक्षिण भारत, या फिर पश्चिम भारत, तो कुछ भी देख लो आप, सारी जगह पे आपको चावल, जौ, गेहूं आदि का इस्तेमाल तो आमतौर पर मिलता ही है। दूसरा है दालें। दालें भी हर जगह इस्तेमाल होती है, विभिन्न प्रकार की दालें और चने। तो दाल के अंदर दालें भी शामिल हो गई, और जैसे चने हो गए, कोई भी चने मान लीजिए, काले चने, काबुली चने, जितनी भी प्रकार के चने हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बाजरा, और बाजरे की कैटेगरी में हम देख सकते हैं बाजरा, ज्वार, रागी। तो इतनी सारी फसलों की विविधता हमें भारत के अंदर देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ पर जितनी लिखी हुई है उतनी ही फसलें हैं, इससे भी कई ज़्यादा फसलें या फिर फसलों के प्रकार हमारे भारत के अंदर उगाए जाते हैं।
फिर अगर हम इस तरफ ये चित्र देखते हैं बच्चों, तो इसमें राजमा, लोबिया, बासमती, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, छोले चना, अरहर दाल, इस प्रकार की इतनी सारी रेसिपीज, इतनी सारी फसलें हैं, जैसे कि चावल, मक्का आदि। तो ये सारी फसलें हमारे भारत के अंदर उगाई जाती है और भारत के हर राज्य के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगती हुई देखने को मिलेगी, अगर हम खेतों का सर्वेक्षण करें या फिर कहीं से स्टडी या फिर पढ़ाई भी करें तो। अब अगर हम मुख्य अनाज की बात करते हैं, तो इसमें अनाज जैसे कि हमने गेहूं, ज्वार आदि पढ़ा था, बाजरा और दालें हैं। फिर इसका कारण क्या है कि अधिकांश भारतीयों के लिए ये सारी फसलें जो है ये प्रमुख भोजन है। जैसे रोटी की बात करें, तो रोटी भारत में लगभग हर जगह पर खाई जाती है, चावल भी हर जगह पर खाए जाते हैं। तो ये जो अनाज है, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चावल, ये भारतवर्ष में हर जगह पर खाए जाते हैं या फिर अपने घर में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगर हम सामान्य मसालों की बात करें, तो भारत के किसी भी घर के अंदर हमें हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक और लाल मिर्च जैसे मसालों का प्रयोग देखने को मिलता है और ये मसाले हमारे भारत के अंदर उगाए भी जाते हैं। चाहे हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक या फिर चाय, कॉफ़ी, कोई भी आप प्रकार ले लीजिए इन मसालों का, कुछ ना कुछ, या फिर हमारे साउथ इंडिया में देख लीजिए, दक्षिण भारत के अंदर कॉफ़ी और चाय के बागान हैं और असम में भी हमें चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे मसाले हमारे भारत के अंदर उगाए जाते हैं। और अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने भारत से कई सारे मसालों का निर्यात किया था अपने देशों में। क्यों? क्योंकि इतने सारे मसालों के प्रकार या स्पाइसेस उन्हें और कहीं नहीं मिले जो इतने सस्ते दाम में भी मिल जाए। तो बेसिकली जो ब्रिटिश लोग आए थे हमारे देश में, उपनिवेश उन्होंने स्थापित किया, तो उपनिवेशवाद के दौरान पे उन्होंने हमारे देश को लूटा है, एक तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया है। अब अगर हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो एक ही सामग्री को कई तरीकों से मिलाकर विभिन्न व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। चाहे आप कोई भी फसल ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, इससे भी कई सारी चीजें बनाई जाती है। चावल से भी विभिन्न प्रकार की रेसिपीज या फिर भोजन बनाए जाते हैं। तो ये जो व्यंजन है, एक ही सामग्री से कैसे उसको अलग अलग पोर्शन में, क्वांटिटी में मिलाकर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, इससे हमें पता लगता है कि कैसे हमारे भारत में अगर भोजन की दृष्टि से या फिर व्यंजन में अगर हम देखें, तो वहाँ भी हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि हमारे भारतवर्ष के अंदर चाहे आप किसी भी दिशा में, किसी भी राज्य में, किसी भी समुदाय में चले जाए, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, परंपराएं, वेशभूषा, भाषा और व्यंजन, पकवान आदि देखने को मिलते हैं। और तो और हमें भूदृश्य भी अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे कि महान हिमालय, शिवालिक और नीलगिरी की चोटियां, हमारा गंगा का समतल मैदान और पश्चिम भारत के अंदर जो रेगिस्तान है वो सब। तो ये सब हमें भारत के विभिन्न प्रकार के भूदृश्य दिखाते हैं। अब हम एक जल्दी से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। भारत की विविधता किस प्रकार या फिर किस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है? सबसे पहले विकल्प देखते हैं, जैसे कि केवल विविधता, केवल एकता या फिर विविधता में एकता और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों कि भारत के अंदर हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। तो विकल्प स इसका सही उत्तर है कि भारत की विविधता इस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है कि हमारा देश जो कि विविधता में एक समृद्ध देश है, इसमें हमें विविधता में एकता दिखाई देती है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संचालित परियोजना का नाम क्या था? याद करिए बच्चों, के.एस. सिंह ने एक सर्वेक्षण किया था, तो उसी सर्वेक्षण का नाम यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जिसमें विकल्प एक है भारत में निवास परियोजना, दूसरा है भारत में भूमि परियोजना, तीसरा है भारत के लोक परियोजना और चौथा है भारत के संसाधन परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प स कि भारत के लोक परियोजना, जिसके अंदर भारत के 4,635 समुदायों का सर्वेक्षण किया गया था और उसमें लिपियों और भाषाओं की गणना की गई थी कि कुल कितनी लिपियां हैं और कितनी भाषाएं उनसे निकल कर आई है भारत के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य के अंदर या फिर समुदाय के अंदर।
तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।